Good morning, sir. Good morning. कल से ही पेपर शुरू है ना? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आ गए? Yes, sir. कल पेपर है कि नहीं? यस सर। है? Yes, sir. 20 का है। 20 का है। आप लोगों का तो नहीं है? वंशिका, अदिति, हंसिका? नहीं सर, नहीं, नहीं सर, हमारा नहीं। चलिए आज कोई एक टॉपिक डिस्कस करवा देता हूँ। बताइए कौन सा टॉपिक है जो अभी देखना बचा हुआ हो और मैं बता दूं तो जल्दी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में कुछ बता देते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए दो पार्ट है उसका। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन में दिक्कत होती है? नहीं सर, कोनिक नहीं। हाँ, तो कोनिक्स में को दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो आपका सर्कल है, इसकी फैमिली में इलिप्स और हाइपरबोला आता है ना। और दूसरा है पैराबोला। पैराबोला की एक अलग दुनिया है, ठीक है। ये ब्रॉडली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें एक पैराबोला है जिसमें की प्रॉपर्टी जी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी। तो उस इसमें कौन सा पोर्शन आपको चाहिए बताइए? ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग तो हो जाएगा, ये कर लेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन इससे तो श्योर है। चलिए पैराबोला के बारे में कुछ बता देता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज है और क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, आसानी से होने वाला होता है, सिर्फ उसको पकड़ लिया आपने तब। ठीक है, तो एक फ्लो में बना देता हूँ और सिमिलर टेक्निक उन सब के लिए भी यूज करते हैं और समय बचने पर उसको भी देखता हूँ, रिकैप करवा दूंगा। जैसे पैराबोला है ना, पैराबोला ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इक्विडिस्टेंट है। हर कोनिक किसी न किसी पॉइंट का लोकस है। तो पैराबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 1 हो जाए, पीएस और अपॉन पीजेड। और जनरल कोनिक का डेफिनेशन होता है कि पीएस अपॉन पीजेड इक्वल टू ई। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं फोकस और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसे कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन। तो कोनिक को डिफाइन करने के लिए किया गया है एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन, जिससे कि डिस्टेंसेज का रेशियो फिक्स्ड हो। तो इसका मतलब वो कोनिक सेक्शन होगा। उस कोनिक सेक्शन में कौन सा कोनिक सेक्शन है ये डिपेंड करता है ई की वैल्यू पर। ई की वैल्यू 1 हो जाए तो पैराबोला, ठीक। ई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो इलिप्स, और ई की वैल्यू मोर देन 1 हो तो हाइपर। समझ गए? तो एक पी एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो ई के बराबर होता है और इस ई को कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। ई का नाम है एक्सेंट्रिसिटी और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि ये कोनिक कैसा कोनिक होगा। समझ गए? कहीं कहीं पर ई 0 दे देता है सर्कल के लिए, जबकि ई 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ई 0 होने के पीछे रीजन क्या होगा कि पीएस इज 0, पीएस इज 0
है ना। और PS 0 कब होगा, जब इस फिक्स्ड पॉइंट पर ही P आ जाए। तो P जो वेरिएबल पॉइंट था वो फिक्स्ड हो गया, जैसे ही फिक्स्ड पॉइंट पर आ गया। तो जब वेरी ही नहीं करेगा तो लोकस क्या है ना, वेरी करने वाला पॉइंट कोई पाथ ट्रेस करता है, और लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन या कंडीशंस, उसको लोकस कहते हैं। तो इसीलिए PS इक्वल टू 0 करके E इक्वल टू 0 कह देगा, ये सर्कल के लिए है, वो गलत बात, समझ गए। इसलिए कि फिक्स्ड पॉइंट पर वेरिएबल पॉइंट रह ही नहीं सकता है, तब तो कर्व ट्रेस नहीं हो सकता है ना। तो ये सब जबरदस्ती डिफाइन करता है। उस केस में कहते क्या है कि जेड जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो PS अपॉन PZ विल अप्रोच 0 if PZ approaches infinity and PS is fixed, है ना। क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है, वहां से फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के केस में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसको रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। रेडियस फिक्स्ड है और डायरेक्ट्रिक्स इन्फिनिटी पर, तो उस वेरिएबल पॉइंट से उस इनफाइनाइट पर लाई करने वाले डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो रेशियो विल अप्रोच 0, रेशियो कैन नेवर बी इक्वल टू। ठीक है, तो ये सब कोनिक सेक्शन में आता है। तो अभी पैराबोला के बारे में देखना है। तो पैराबोला आसान सा कोनिक है, बाकी में तो ई की जरूरत भी है, लेकिन इसमें ई आउट है। तो फॉर पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी इज 1, एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, मतलब PS इज इक्वल टू PZ, PS इक्वल टू PZ। ये पैराबोला की सबसे अनोखी बात है कि किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस निकालिए, उसी के बराबर होगा ये डिस्टेंस, है ना। तो देखिए, पढ़ने के लिए क्या करते हैं, पढ़ाई हमेशा स्टैंडर्ड पैराबोला पर करते हैं, और जब यूज करना होगा तो आप किसी पर भी कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं। किसके बदौलत, तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके आप किसी भी उलझे हुए पैराबोला को सुलझा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला है तो उसमें क्या क्या सब खास बात है, उसकी खास ज्योमेट्री को देख लेते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री इज इनवेरिएंट, है ना, ज्योमेट्री इज इनवेरिएंट, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होता है, उसको रेफरेंस एक्सिस से कोई माने मतलब नहीं होता है। रेफरेंस एक्सिस पर कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट होता है, लाइन कोई लिखेंगे तो उसका इक्वेशन डिपेंडेंट होगा, लेकिन कोई लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ आप कहीं पर भी रख करके निकालें, सेगमेंट की लेंथ बराबर होगी। कोई ट्रायंगल है उसका एरिया कहीं भी किसी भी रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वर्टिसेज निकाल करके तब निकाले, एरिया हैज टू बी सेम। ये सब ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज इनवेरिएंट। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला आप पढ़ते हैं वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना। मैं सीधा उसी पर आता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कर्व जो होगा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। क्यों, तो y को माइनस y से रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, जिसमें x को माइनस x से रिप्लेस करने पर फर्क नहीं पड़े, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ये सिमेट्री का तरीका है। और x और y को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़े तो सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू x। तो कर्व प्लॉट करते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर y को माइनस y से रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x को मैंने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ y के जगह पर माइनस y रख करके देखा और पाया कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, चाहे y 2 रखें तब भी x की वैल्यू वही आएगी और -2 रखने पर भी वही वैल्यू आएगी। इसीलिए एक पॉइंट x एक्सिस के जितना ऊपर होगा दूसरा करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम x के लिए उतना ही नीचे होगा। यही इसके पीछे रीजन है ना, कोई ये नहीं कि ब्लाइंड रीजन है। y की वैल्यू 2 रखें तब भी x की वैल्यू आएगी 1/a, और y की वैल्यू -2 रख दें तब भी x की वैल्यू आएगी 1/a। इसका मतलब x इक्वल टू 1/a पर y की वैल्यू +-2, एक उतना जितना ऊपर है दूसरा उतना ही नीचे, तो इसलिए सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। और यही रीजन है कि इस x एक्सिस को ऐसे पैराबोला के लिए एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। एक्सिस कहीं पर भी नाम दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सिस का पूरा नाम है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो इसीलिए x एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, जिसका इक्वेशन आप लिखेंगे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। समझ गए। तो ये आपके स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया और उसका इक्वेशन आ गया। अब देखिए एक्सिस और मैं एक्स एक्सिस नहीं कह रहा हूँ,
एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैरा। ये वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन है। ये सब कोऑर्डिनेट जो मैं लिख रहा हूँ या इक्वेशन लिख रहा हूँ ये इस रेफरेंस एक्सिस के लिए, लेकिन जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ये जनरल है। एक्सिस ऑफ पैराबोला और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे कहते हैं वर्टेक्स, है ना। एक्सिस इंटरसेक्ट्स पैराबोला एट ओनली वन पॉइंट, है ना। तो ऐसे लाइन को कहते हैं, ऐसे पॉइंट को कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। अब जरा देखिए, जब ये वर्टेक्स हो गया, ये वाई एक्सिस जो दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स कहलाएगा। टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वाई एक्सिस टचेस द पैराबोला एट वर्टेक्स, जिसका इक्वेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x = 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन x = 0। ठीक है, ये सब ज्योमेट्रिकल नेम। डायरेक्ट्रिक्स x = -a, ये वाली लाइन होती है। ये आपका x = -a डायरेक्ट्रिक्स है। a,0 ये फोकस है, a,0 फोकस है। समझ गए? तो ये सब नोमेनक्लेचर इसका है। ठीक है, वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब हो गया। अब जरा चलिए, अब इसी को मैं, इस इक्वेशन को एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। कई बार आप इससे भी, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख करके और तब जो पूछा गया होगा उस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। जैसे किसी पॉइंट, अननोन पॉइंट में ले लूं, इसका कोऑर्डिनेट x, y है ना। इसका एक और केवल एक मतलब है कि ये डिस्टेंस आपका x है ना, और ये हाइट है y, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y आएगा, है ना। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब यही है। तो x, y को अब ज्योमेट्री के फॉर्म में चेंज करें, है ना। ज्योमेट्री के फॉर्म में कि इस y को आप कह सकते हैं एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन इसी को कह सकते हैं आप एक्सिस से डिस्टेंस। पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा आपका y, और पॉइंट का टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस ये आपका x है। तो इस इक्वेशन को y² = 4ax को चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। y² को मैं लिख देता हूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर, ये y² हो गया, ज्योमेट्रिकल नाम इसका है। इस 4a को कहते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम या साइज ऑफ पैराबोला, लेटस रेक्टम। और ये लेटस रेक्टम क्या चीज है? ये चीज फोकस पर जितना ओपनिंग होता है उसको कहते हैं, है ना, लेटस रेक्टम। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर और इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम और टाइम्स x को लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, x जो है टेंजेंट एट वर्टेक्स से, ये टीवी मतलब ये टी डॉट, ये इसका ज्योमेट्रिकल इक्वेशन है। इसको किसी रेफरेंस एक्सिस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको एक्सिस का इक्वेशन दे दे, लेटेस्ट रेक्टम बता दे और टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन दे दे, तो x, y से उस एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे। x, y से लिखना है वेरिएबल पॉइंट से, तभी तो इक्वेशन निकल के आएगी। उसका स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू साइज ऑफ पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम को साइज भी कहते हैं, है ना, साइज भी कहते हैं, जो फोकस पर ओपनिंग बताता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका
यही एल एल डैश, ये ए कॉमा 2a, एक्स को इक्वल टू ए रखेंगे तो y की वैल्यू 2a और -2a 2 आ जाएगी। ये एल एल डैश, ये a कॉमा -2, ये एल एल डैश इज डेटा सेट, समझ गए? ये आपका 4a। तो साइज ऑफ पैराबोला, ये 3 जानकारी आपको दे दे तो पैराबोला तक आप पहुंच बना सकते हैं। रेफरेंस एक्सिस कुछ भी होता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या क्या 3? एक्सिस ऑफ पैराबोला, साइज ऑफ पैराबोला और टेंजेंटल वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये 3 चीजें। तो इससे भी आप इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, या 2 जानकारी लेनी हो ले सकते हैं। कहां से हमने निकाला? तो कर्व के इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकाला। ठीक है, तो हमारे पास है सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन, और इससे हमने एक कॉम्प्लेक्स लुकिंग एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया है ना। अब रेफरेंस एक्सिस कहाँ है, नहीं है, एक्सिस कितना एंगल पर रोटेटेड है, नहीं मतलब है। एक्सिस का इक्वेशन हो सकता है x + 2y + 5 = 0 आता हो। टेंजेंटल वर्टेक्स उसी के हिसाब से 2x - y + 7 = 0 आ जाए, है ना। तो भी हम पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए, अब जरा इसका सब नोमेनक्लेचर हो गया। अब जरा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिस पर कि वो हर एक प्रॉपर्टी जिसका एक क्वेश्चन है, हो सकता है उसी में से कोई पूछ दे, है ना। ये मेन सब में ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं पूछता है, सीधा सीधा इतना जो पढ़ा होगा वो जानता ही होगा सब कुछ, ये मानते हुए वो पूछ लेता है। ठीक, जैसे पैराबोला पर कोई जनरल पॉइंट लेना हो तो क्या करते हैं, 80² 2a, स्टैंडर्ड पैराबोला कोई जनरल पॉइंट लेना हो तो इस तरह से आप ले सकते हैं। y² = 4ax है, इसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पैरामीटर के किसी भी वैल्यू के लिए कर्व के इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए सेटिस्फाई करवाने का चक्कर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश हमारी होती है कि जहां मौका मिले तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर ले। 80² 2a इस फॉर्म में लेना है। चलिए, अब सबसे पहले बात कि जैसे पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना, जैसे PS हमें निकालना है, तो अभी हमने सीखा क्या करना है, पॉइंट का करिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट्रिक्स आपका x = -a, ठीक। फोकस आपका है a, 0, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखना है, PS = pz, PS = pz इन केस ऑफ पैराबोला। अब pz के लिए देखिए, ये डिस्टेंस आपका a है क्योंकि डायरेक्ट यूनिट पीछे है, वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होगा उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये डिस्टेंस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर, तो इसका मतलब pz को लिखा जा सकता है a + 80², a + 80²। तो कहीं पर भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस पूछे, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, कहीं पर भी, तो खोजिए कि डायरेक्ट्रिक्स है कहीं पर। डायरेक्ट्रिक्स होगा तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लीजिए, पैराबोला है तो डायरेक्टली उसके इक्वल, और बाकी कोनिक में e से मल्टीप्लाई करना। एक्सेंट्रिसिटी, इलिप्स है तो जैसे हाफ दे दिया एक्सेंट्रिसिटी, तो हाफ टाइम्स ऑफ pz, है ना। और हाइपरबोला है तो 2 होगा क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी उस केस में मोर देन 1, उस तरह की चीज होगी। तो उस 2 से pz को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस आएगा। डोंट गो फॉर डिस्टेंस फॉर्म, है ना, वो नहीं कहता निकालना। ये सारे कोनिक में इस टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। PS = pz पैराबोला में a + 80²। अब जरा एक और काम करके फिर प्रॉपर्टीज पर मैं आता हूं। जैसे कोई फोकल कॉर्ड है, ये PQ फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास होने वाला, है ना। तो इसके एंड के पैरामीटर में भी कुछ खास रिलेशन होता है। 81², 281, इसका ले लें 82², 282, तो a, 0 ये फोकस है। PQ को कहते हैं फोकल कॉर्ड, PQ इज फोकल कॉर्ड, और PS and QS are focal segments,
फोकल कॉर्ड का 2 सेगमेंट है जो फोकस पर डिवाइड होता है, इसलिए उसको फोकल सेगमेंट्स कहते हैं। तो फोकल कॉर्ड के एंड के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता है। वो कहां से निकालते हैं? तो पीएस का स्लोप निकालते हैं। तो 2a t1 -0 और अपॉन AT1 स्क्वायर -a, ये हो गया पी और एस को ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप। दूसरी बार क्यू और एस को ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप निकाली, 2a2 t2 -0 और अपॉन AT2 स्क्वायर -a। तब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा t1 अपॉन t1 स्क्वायर -1 इज t2 अपॉन t2 स्क्वायर -1। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो t1 t2 इक्वल टू -1 आता है। ठीक है, तो फोकल कॉर्ड के एंड के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता है। नहीं हो तो ये इसके लिए मैंने बता दिया है कैसे आप बढ़ सकते हैं आगे, ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ शॉर्टकट में कि कहीं भूलने लगे डाटा तो गलत लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। घर पे तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर सही लिखना ही एक काम होता है ना। तो t1 t2 इक्वल टू -1, ये है आपका फोकल कॉर्ड के एंड के पैरामीटर का प्रोडक्ट t1 t2 -1। अब जरा देखिए, अब यहीं से निकल के आता है जैसे फोकल सेगमेंट पीएस लिखते हैं। अभी हमने जनरल एक निकाला था a प्लस AT स्क्वायर, तो पीएस को मैं लिख दूंगा a प्लस AT1 स्क्वायर, टी के जगह पर t1 आ गया, कहीं तो फर्क पड़ा। ऐसे ही QS लिखना होता, Q भी तो पैराबोला का पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा a प्लस AT2 स्क्वायर, t1 की जगह पर t2 आ गया। अब जरा देखिए a प्लस इसको लिख सकते हैं a अपॉन t1 स्क्वायर, t1 t2 इज -1। इसको सिंप्लीफाई करें a प्लस AT1 स्क्वायर और अपॉन t1 स्क्वायर आ गया, ये QS हो। अब जरा देखिए 1 अपॉन PS प्लस 1 अपॉन QS, ये निकाल, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a प्लस AT1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t1 स्क्वायर और अपॉन a प्लस AT1 स्क्वायर, QS का रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर विल बी एडेड, a कॉमन निकाल लीजिए तो 1 प्लस t1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 2a। इसका मैथमेटिक्स में एक मायने ये होता है कि PS 2a एंड QS आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्यों? तो 1 अपॉन PS 1 अपॉन 2a और 1 अपॉन QS आर इन AP, है ना। तो रेसिप्रोकल विल बी इन HP। तो PS और QS का हार्मोनिक मीन 2a, ये भी एक डायरेक्ट सवाल होता है। हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल segments is semi-latus rectum, ठीक है, इन ऑल कोनिक्स। ये पैराबोला के लिए दिखाते हैं, बाकी के लिए आप पूछे तो बेहिचक यूज कर सकते हैं, ये सारे कोनिक के लिए वैलिड है। ठीक है, बाकी कोनिक में पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ता है, जो पोलर कोऑर्डिनेट अब सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए उसको दिखाया नहीं जाता और लोग बताते भी नहीं है, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं कहीं पर। पैराबोला में तो है ही, सामने दिख रहा है, और बाकी कोनिक में भी ये होता है। फोकल सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन उस कोनिक के सेमी-लेटर सेक्टम के बराबर, ठीक है। तो पीएस दे दिया, फोकल कॉर्ड का एक सेगमेंट दे देगा, पूछता है कैसे है, मैं बता रहा हूँ कि फोकल कॉर्ड का एक सेगमेंट दे दिया, पीएस दे दिया, कोनिक दिया हुआ है, तो लेटर सेक्टम तो अपने आप निकाल लेंगे। पैराबोला में 2a है, बाकी कोनिक में 2b²/a है ना, सॉरी b²/a। लेटर सेक्टम होगा वहां पर 2b²/a, तो उसका आधा सेमी b²/a, बाकी कोनिक में। तो पीएस मालूम है, b²/a जो हार्मोनिक मीन होना है वो मालूम है, तो दूसरा कहता है निकालने के लिए, या फोकल कॉर्ड कहेगा बताओ क्या है, फोकल कॉर्ड का एक सेगमेंट ये है, तो फोकल कॉर्ड की लेंथ बताओ, तो काफी है। ये जिसको मालूम है वो सेकंड के अंदर में करेगा, वरना पॉइंट निकालते रहेगा, है ना। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है कि हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट्स इज ऑलवेज सेमी-लेटर सेक्टम फॉर ऑल। ठीक, अब चलिए अब एक और काम कर लें, फिर आपको 2 सवाल 3 सवाल बताता हूँ इसका। अब जैसे
पैराबोला के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है ना। जैसे पॉइंट अपना यही 81 स्क्वायर 80 स्क्वायर कमा 280 है ना, 80 स्क्वायर कमा 280। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू से टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। तो 2y dy बाई डी एक्स इज 4a है ना। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 2a और अपॉन 280 मतलब 1 अपॉन t। बहुत अच्छी बात। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ पैरामीटर। पैराबोला के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो पैरामीटर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन t। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं y माइनस ऑफ 280 इक्वल टू 1 अपॉन t और टाइम्स x माइनस 80 स्क्वायर। हो गया। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स एंड प्लस 80, क्योंकि राइट साइड में है माइनस 80 और लेफ्ट साइड से प्लस 280 जाएगा तो प्लस 80 बच जाएगा। क्या गया, समझ गए। तो यहां से एक टेंजेंट का इक्वेशन इस तरह से भी लिखते हैं टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन भी टेंजेंट का इक्वेशन होता है। दूसरी बात कि अब जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ये लाइन, उसमें इस लाइन के स्लोप को आप कहेंगे 1 अपॉन टी, यही है ना। स्लोप इज 1 अपॉन टी, इसका आंसर टी इज 1 अपॉन एम। इसको लिखा सकता है y इक्वल टू एम एक्स एंड प्लस ए बाई एम। ये भी एक टेंजेंट का इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से लाता है। आप यहां से भी ला सकते हैं, सब एक ही तरह का है। जब टेंजेंट एक ही है एक पॉइंट पर, इक्वेशन भी तो एक ही होगा, वो हमें दिखने नहीं देता कि मैं एक ही हूं। तो स्लोप के टर्म में टेंजेंट का इक्वेशन ये है, पैरामीटर के टर्म में ऊपर में लिखा हुआ है। तो स्लोप और पॉइंट के पैरामीटर में रिलेशन यही होता है, m इज 1 अपॉन टी। ठीक है, m इज 1 अपॉन टी। समझ गया पूरी बात। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लिखे या टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर लिखे, बात बराबर है। टेंजेंट का इक्वेशन ये हो जाएगा। अब चलिए अब 2 पॉइंट पर टेंजेंट निकाल। तो कोई 2 पॉइंट है पैराबोला का जहां पर कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, पॉइंट का पैरामीटर T1 और T2 ऐसे भी लिख देता है T2, हालांकि एग्जामिनेशन में नहीं लिखेगा, बुक्स वगैरह में ऐसे PT1 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, आप पैरामीटर T1 को यूज करके पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए 81 स्क्वायर कमा 281। इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले T से, कैपिटल T मैं लिख देता हूं इसको। तो सॉल्व करने के बाद यही इक्वेशन है T1y इक्वल टू एक्स प्लस 81 स्क्वायर। ये P पर टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, T की जगह पर T1 डाल दिया। T2y इक्वल टू एक्स प्लस 82 स्क्वायर, ये Q पर टेंजेंट हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो T का कोऑर्डिनेट आएगा, और T का कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा सा आता है ना, रिदमिक फॉर्म में आता है A_T1 T2 और इंटू A_T1 प्लस T। समझ गए, A_T1 T2 और प्लस कॉमा A_T1 प्लस T। मीन्स मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कहें तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा ऑफ P एंड Q। P और Q के एक्स कोऑर्डिनेट्स का, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए तो एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q निकाल तो आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, आ गया, समझ गया कि T का कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो कोई जरूरी नहीं कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, फटाफट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट निकालिए। T का दोनों कोऑर्डिनेट तैयार है। ठीक है,
दूसरी और एक और अच्छी बात बता देता हूं कि जैसे पी क्यू का मिड पॉइंट निकाल के देखिए, ये पी और क्यू कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसका मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो जो भी है होता होगा 81 स्क्वायर प्लस 82 स्क्वायर बाई 2, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट जरा देखिए निकाल, यही है, अरिथमेटिक मीन में एवरेज ही तो निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये टी और एम थोड़ा नीचे हो गया है, लेकिन ये दोनों सेम हाइट पर है ना। ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये उसी हाइट पर है। ठीक है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ये यहीं पर आया। ठीक है, पी और क्यू के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये दोनों सेम हाइट पर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम। मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल होगी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब टीएम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए? तो किसी दो पॉइंट, कोई दो पॉइंट दे दिया, वहां पर टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया, ये हाल फिलहाल में ही पूछा भी था कहीं पर क्वेश्चन अपने टेस्ट में। तो पी पर का टेंजेंट है और क्यू पर का टेंजेंट दिया हुआ है, और पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और तब आपसे पूछता है एक्सिस बता दो, एक्सिस का स्लोप बता दो, कुछ करके पूछ रहा था, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप बता दो, बता सकते हैं, ये सिर्फ ये मालूम हो तो, है ना, सिर्फ स्लोप पूछ रहा है। तो पी क्यू का मिड पॉइंट निकालिए, पी और क्यू पर जो टेंजेंट था उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके स्लोप से एक्सिस का स्लोप आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पूछा तो इसके स्लोप और डायरेक्ट्रिक्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1, बोथ आर डिफाइंड, है ना। तो m1 m2 -1 से आप डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल सकते हैं। समझ गए? अब एक वर्टेक्स आपको दे दे तो बाकी पूरे पैराबोला की गुत्थी सुलझा देंगे। वर्टेक्स दे दिया या फोकस दे दिया, कोई एक पॉइंट दे दिया एक्सिस का, तो स्लोप मालूम था ही, पॉइंट मालूम हो गया, तो आप इक्वेशन लिख डालेंगे, है ना, एक्सिस का इक्वेशन भी लिख डालेंगे। समझ गए? इसका ये इंपॉर्टेंस है। तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किया गया। अब आइए, अब जरा यही फोकल कॉर्ड पर बात करें। फोकल कॉर्ड और फोकल सेगमेंट्स, उसके एंड पर टेंजेंट स्टॉकर, ये सब डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है जो मैं आपको एक एक प्रॉपर्टीज के फॉर्म बता रहा हूं। ठीक है, अब ये फोकल कॉर्ड है और पीएस और क्यूएस को कहेंगे आप फोकल सेगमेंट। 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 280। अब इसमें जो दो प्रॉपर्टीज है कि फोकल सेगमेंट को डायमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ करें तो दैट सर्कल विल टच टेंजेंट एट वर्टेक्स। सर्कल विथ पीएस एज डायमीटर, पीएस मतलब फोकल सेगमेंट, क्यूएस भी होगा उसी तरह से, पीएस एज डायमीटर will touch tangent at vertex। दूसरा कि सर्कल with PQ as diameter, PQ as diameter will touch directrix। will touch directrix। क्यों ऐसा कह रहा है? तो देखिए, कोई भी सर्कल किसी लाइन को टच करता हो या कोई लाइन सर्कल पर टेंजेंट हो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का जनरल तरीका क्या है कि सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए, तो लाइन टचेज द कर्व, लाइन टचेज द सर्कल, यही है टेंजेंट का मतलब। ठीक है, कि इफ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब लाइन टचेज द सर्कल। कम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लाइन विल इंटरसेक्ट द सर्कल, ज्यादा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लाइन और सर्कल का कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट। यही लाइन और सर्कल का रिलेटिव पोजीशन जानने का तरीका है। सीधा सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, सर्कल के रेडियस के बराबर आ गया तो लाइन इज टेंजेंट, कम आ गया तो लाइन इज सीकेंट, लाइन विल इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस CT ज्यादा आ गया रेडियस से तो इसका मतलब लाइन एंड सर्कल हैज नो कॉन्टैक्ट। ये 3 कंडीशन। अब वही चीज यहाँ पर यूज कर लेंगे तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि वेदर द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। अब देखिए एक जैसे मैं देखता हूँ, बाकी को आप विश्वास करिए, अभी काम चलाना है ना। PS का मिड पॉइंट ले ले, तो PS जिस सर्कल का डायमीटर होगा उसका सेंटर तो यही होगा M, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज सेंटर। S मतलब A,0, तो लिख सकते हैं A + 81²/2, कॉमा AT1 हो गया। PS का मिड पॉइंट M है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, सेक्शन फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। अब इस M का Y एक्सिस जो टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब यही, अभी Y एक्सिस जो है यहां से डिस्टेंस निकालें, ठीक है, इसको MT में कह देता हूं। अब जरा बताइए कि MT जो अपना है पॉइंट के X कोऑर्डिनेट के बराबर है AT1²/2। फर्स्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए MT इज दिस, मतलब PS जिस सर्कल का डायमीटर है उस सर्कल के सेंटर से Y एक्सिस का डिस्टेंस A + AT1²/2 के बराबर है, M के X कोऑर्डिनेट के बराबर है। अब उस सर्कल का रेडियस लिखते जिसका PS डायमीटर है, तो रेडियस वुड हैव बीन PS/2। और PS निकालने का तरीका आज ही हमने सीखा है, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो PS = ऑलवेज PZ, तो PS = A + AT1² और /2 तो करना ही है। अब देखिए दोनों इक्वल है, इसका मतलब PS को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करें तो दैट सर्कल विल टच, ये इलिप्स बन जाएगा अभी। ये है, इस तरह का है। PS को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करें, दैट सर्कल विल टच Y एक्सिस, दैट सर्कल विल टच टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सेकंड को भी दिखा सकते हैं, कॉन्फिडेंटली यूज करिए कि PQ को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो दैट सर्कल विल टच डायरेक्ट्रिक्स। हो गया, ये 2 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अब एक और जो पूछ भी चुका है और बराबर पूछा करता है किसी न किसी फॉर्म में, उसको सीधा यूज करिएगा, वरना निकालेंगे तो वही क्वेश्चन एक निकल के आएगा। जैसे पैराबोला पर कोई 3 पॉइंट दे दिया और उन 3 पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया, ठीक है। जैसे P, Q और R ये ट्रायंगल है और इन तीनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें और इन टेंजेंट से एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल के एरिया में कुछ रिलेशन होता है, जैसे इसको T1, T2 और T3 कह दे, टेंजेंट ट्रायंगल है। और ये 3 पॉइंट, जैसे इसका पैरामीटर T1, Q का T2 और R का T3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये लिखते हैं। तो इसका तरीका यही है, हाफ मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट AT1², 2AT1 और 1, AT2² 2AT2 और 1 और AT